हिंदू आतंकवादी नहीं होता। जी हां, मैं फिर दोहरा रही हूं, हिंदू आतंकवादी नहीं होता। ये बात आज देश की अदालत में साबित हो गई। हिंदू बम प्लांट नहीं करता, ये भी आज जज साहब ने कह दिया। हिंदू बम से निर्दोषों की जान नहीं लेता, आज ये सबूतों और गवाहों से भी साबित हो गया। हिंदुओं को आतंकी बनाने की साजिश नाकाम हो गई। दरअसल 17 साल पहले हिंदुओं को टेररिस्ट बताने के लिए एक साजिश हुई, जिसमें एक कर्नल, एक साध्वी, एक आरएसएस के आदमी को पोस्टर बॉय की तरह इस्तेमाल किया गया। पूरी कहानी, पूरा प्लॉट तैयार किया गया। मकसद था हिंदुओं को आतंकी बनाना। 17 साल ट्रायल हुआ, यातनाएं दी गई। अपनी पॉलिटिकल थ्योरी साबित करने के लिए, बीजेपी आरएसएस को बदनाम करने के लिए हिंदू टेरर की मनगढ़ंत कहानी गढ़ी गई। जी हां, मैं बात कर रही हूं महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट केस की। इसमें आज एनआईए कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। अदालत ने मालेगांव ब्लास्ट केस में साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित समेत सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया। एनआईए कोर्ट ने जज लाहौटी ने कहा कि धमाका हुआ था, लेकिन यह साबित नहीं हुआ कि बम मोटरसाइकिल में रखा था। यह भी साबित नहीं हुआ कि मोटरसाइकिल साध्वी प्रज्ञा के नाम थी, और यह भी साबित नहीं हो सका कि कर्नल प्रसाद पुरोहित ने बम बनाया था। इसके बाद अदालत ने भोपाल की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल प्रसाद पुरोहित, मेजर रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी और स्वामी दयानंद पांडे को बरी कर दिया। जी, ऐसा है कि जो 17 साल से ये केस चल रहा था, इस केस में जो 17 साल पहले जो एविडेंस था, उसी तरह जो 2016 में एनआईए का चार्जशीट आया था, उसमें जो कोई भी मटेरियल था, उसी के बेस पे आज कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने ये कहा है कि इस केस में आरडीएक्स कहाँ से लाया गया, किसने लाया, कहाँ बॉम्ब असेंबल किए, आरडीएक्स कहाँ प्लांट किया गया था, ऐसे कोई भी चीजें प्रोसिक्यूशन प्रूव नहीं कर पाई है। जब कोई हाई प्रोफाइल केस होता है, अगर उसमें कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होते हैं या प्रेशर आता है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के ऊपर, तो ऐसी गलतियां इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के तरफ से होती है। तो वो अलग कुछ था, किसी को हटाना या डालना, वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो एविडेंस कोर्ट के सामने वो देखा जाए तो ये एक्यूज सब जो है ये एक्विट हुए हैं। सारे एक्यूज बेल पे है, सारे एक्यूज बेल पे है, और अभी तो केस खत्म हो गया। मालेगांव ब्लास्ट केस में 17 साल बाद साध्वी प्रज्ञा बरी हो गई। अदालत के फैसले पर साध्वी ने कहा कि एक षड्यंत्र के तहत भगवा को बदनाम किया गया। आज भगवा की जीत हुई है, हिंदुत्व की जीत हुई है, लेकिन इन 17 सालों में साध्वी प्रज्ञा पर क्या क्या गुजरा। भगवा आतंकवाद के नाम पर कैसे उन्हें टॉर्चर किया गया, उन्हें पट्टों से पीटा गया, हाथों को गर्म पानी में रखा जाता और फिर पीटा जाता। 17 साल बाद यह साबित हो गया कि उनकी कोई गलती नहीं थी। बस पीटते थे। उनका पीटना ये था कि किसी भी प्रकार से वो काफ़ी बातें कहलवाना चाहते थे मुझसे, जो मैंने नहीं कही। पीटते थे यानी महिला पुलिसकर्मी थी जो? नहीं, महिला पुलिसकर्मी नहीं थी, सभी एटीएस के पुरुष थे, अधिकारी थे, और वो पीटते थे। देखिए, जब किसी पर पुलिस को शक होता है आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का, तो फिर थोड़ी बहुत सख्ती तो पुलिस करती है, 1-2 थप्पड़ तो मार देती है। हाँ, 1-2 थप्पड़ मारती तो शायद मेरे ऊपर कोई असर भी नहीं पड़ता, लेकिन उन्होंने इतना भयानक टॉर्चर किया, और ये मुझे तब भी समझ में नहीं आया कि ये मुझे पीटना शुरू क्यों कर दिए। रात से ही उन्होंने पीटना शुरू कर दिया, पहले कोई प्रश्न नहीं किया। तो मुझे भी ये समझ में नहीं आ रहा था आखिर पीटा क्यों जा रहा है, और बेल्टों से पीटा जा रहा था। बेल्टों से? हाँ, बेल्ट मतलब जो पुरुष बेल्ट लगाते, ये बेल्ट नहीं होता है। जहाँ तक मुझे लगता है कि जो एक्सपेलर होता है, उसका जो पट्टा होता है चौड़ा, वो पट्टा होता है, उसमें वो एक लकड़ी की मूठ लगा लेते हैं, उसको व्यवस्थित करके उससे वो पीटते हैं। तो जब वो मारते थे तो एकदम से ये पूरे हाथ ऐसे उभरे चले आते हैं, सूज जाते हैं बुरी तरह से, यहाँ से यहाँ तक ये पूरे सूज गए। जब ये इतने टाइट हो जाते तो उन्हें लगता था ये कहीं फट ना जाए हाथ, तो फिर वो गर्म पानी में
नमक डाल के हमारे हाथों को उसमें डलवाते थे। टॉर्चर करना, इतना भयानक टॉर्चर करना प्रारंभ किया कि कोई स्त्री तो दूर की बात है, एक कोई पुरुष भी है, ऐसा लगता है, कहा जाता है कि पुरुष बड़े शक्तिशाली होते, मजबूत होते हैं, तो वो सहन कर लेंगे, तो वो भी सहन नहीं कर सकते थे उस चीज़ को। और उसके बाद ज़मीन पर ठुकवाते थे, हाथ दीवार में ठुकवाते थे, कागज़ लेके उसको दबाते थे जिससे ये थोड़े से मुलायम हो जाए हाथ, और फिर वो पीटना शुरू कर देते थे। जब अगला दिन हुआ तो उन्होंने मेरे फ़ोन वोन भी लिए, और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब तो मैं समझ में आ गया होगा कि हम लोग कौन हैं। तो मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। जब उन्होंने कहा कि अभी भी अगर समझ में नहीं आया तो हम समझाना अच्छी भाषा में जानते हैं और अच्छे से समझाएंगे, तब भी मैं चुप थी, क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं इनसे कहूँ क्या। फिर उन्होंने कहा, तूने बॉम्ब ब्लास्ट किया है? मैंने कहा नहीं किया। ऐसे कैसे नहीं किया? तुम्हारी मोटरसाइकिल थी उसमें। मैंने कहा मेरी मोटरसाइकिल नहीं हो सकती, क्योंकि वो मोटरसाइकिल मैं 4 वर्ष पहले बेच चुकी हूँ, तो मेरा उस मोटरसाइकिल से कोई संबंध नहीं था जिस मोटरसाइकिल को आप बता रहे हैं। उसके बाद मैं कैसे कहूँ कि वो मोटरसाइकिल मेरी है? उन्होंने कहा नहीं, मेरे पास सबूत हैं इसके, और मैं, तुम्हारी मोटरसाइकिल थी, तूने बॉम्ब ब्लास्ट किया है, जीन्स पहन के गई थी तू वहाँ। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं था। 17 साल पहले 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में ब्लास्ट हुआ था। धमाके में 6 लोग मारे गए थे, 100 लोग घायल हुए थे। मामले की जांच महाराष्ट्र एटीएस को सौंपी गई। महाराष्ट्र एटीएस ने इसमें भगवा आतंकवाद का लिंक स्थापित करने के लिए साध्वी प्रज्ञा को गिरफ्तार किया। आरोप लगाया गया कि वारदात में उनके बाइक का इस्तेमाल किया गया, जबकि वो उससे पहले ही बेच चुकी थी। आज 17 साल बाद अदालत ने यह भी माना, ब्लास्ट में जिस बाइक का इस्तेमाल हुआ था वो साध्वी प्रज्ञा की नहीं थी। साथ ही बाइक का चेसिस नंबर भी रिकवर्ड नहीं हुआ। लेकिन उन 17 सालों में साध्वी प्रज्ञा को जो प्रताड़ना झेलनी पड़ी, उसे सुनकर आपका कलेजा फट जाएगा। 24 दिन तक लगातार उन्हें टॉर्चर किया गया, सुबह से लेकर रात तक पीटा गया। दिन रात पिटाई करते थे और इतनी बुरी तरह से मारते थे कि मेरे ये पूरे पैर, हाथ नीले और काले पड़ जाते थे। उंगलियां भी ऐसी टेढ़ी नहीं होती थी, मैं ग्लास भी नहीं पकड़ पाती थी पानी पीने के लिए। भोजन मैं करती नहीं थी और सिर्फ पानी पीती थी। उसके बाद सोने का कोई नियम नहीं मीन्स सोने ही नहीं देते थे, जिससे मानसिक तौर पर एक व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है और दिमाग घूमने लगता है उसका। बिल्कुल नहीं सोने दिया जाता, रात भर पीटते, दिन भर पीटते। और जब वो लोग थक जाते थे तो बैठ के वो हमें गालियां देना शुरू कर देते थे। इतनी अभद्र, इतनी गंदी गालियां देते थे जिसकी कल्पना नहीं थी, क्योंकि वो लोग थकते थे। और फिर प्रश्न करते थे, फिर व्यक्ति बदल जाता था, मैं वही रहती थी, मैं रेगुलर उत्तर देती थी उनके। और उसके बाद वो लोग बदल जाते थे, फिर पान खाने जाते थे, सिगरेट पीने जाते थे, लेकिन मुझे रेगुलर वो बिजी रखते थे, जिससे कि किसी भी प्रकार से ये अपसेट हों और ये वो कह दें जो हम कहलवाना चाहते थे। क्या कहलवाना चाहते थे? वो ये कहलवाना चाहते थे कि आरएसएस के लोगों ने कहा और हमने ब्लास्ट किया, और किसने कहा, क्यों ऐसा कर रहे थे, ये मुझे समझ में नहीं आया था उस समय। पुलिस के बारे में इतनी सारी बातें आप कह रहे हैं, आखिर पुलिस भी किसी कानून से बंधी होती है, किसी ह्यूमन राइट से बंधी होती है, जवाबदेह होती है पुलिस। नियम ये होता है कि 24 घंटे के अंदर कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है, और उसके बाद 48 घंटे में मेडिकल जांच होती है। ऐसा हमारे साथ कोई नियम की पूर्ति नहीं की गई। 13 दिन तक गैर कानूनी रख करके ऐसे जब वो ऑफिसर बुलाते थे, तो जो लेडी कांस्टेबल वहाँ बुलाई गई थी लाइन से, तो वहाँ जब वो आती थी, मुझे पकड़ती थी, तो एटीएस की एक सुवर्णा शिंदे करके लड़की इंस्पेक्टर थी, वो भी साथ में रहती थी। जाके जोर से पटकते थे ऐसे मुझे, तो दीवार में सिर लगता था, और ऐसे ये जो पीछे का हिस्सा है ये ज़मीन में दीवार से लगता था। ऐसा दिन में कई बार हुआ करता था। रात में पूछते थे तो रात में हुआ, ऐसा हुआ करता था। तो इतनी बुरी हालत हो गई, हम खुद नहीं संभल पाते थे कि आखिर शरीर टूट रहा है, मन टूट रहा है, क्या टूट रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आता था।
एक ऐसा लगता था बस नशे में हूँ और उठा के पटका जा रहा है, चक्कर आते हैं, आंखें बंद हो जाती हैं, अंधेरा छा जाता है आंखों के सामने और फिर खड़े हो जाते हैं। फिर हमें दूसरी तरफ ले जाया जाता है और फिर वहाँ टॉर्चर किया जाता है। अकल्पनीय था। एक ऐसे कक्ष में लेके जाया जाता था जहाँ पे बहुत मंद मंद लाइट रहती थी और ऐसे लोहे के कड़े उसमें ज़मीन में लगे रहते थे। उसे फंसा कर पीटते थे, उसमें पैर फंसा देते थे, हाथ फंसा देते थे और उसके बाद भयंकर पीटते थे। और उनके अत्याचार एक मिलके नहीं, एक व्यक्ति नहीं पीटता था, सब इकट्ठा चक्र बना लेते थे और उसमें बीच में मुझे रखते थे और बेल्ट से एक साथ पीटते थे। तलवों में मारते थे, तलवों से लेकर के पूरे पैरों तक मारते थे। इसके बाद हाथों में मारते थे। जहाँ कोई स्थान नहीं ऐसा छोड़ते थे जहाँ मुझे बेल्ट नहीं पड़ते हों। वहाँ बड़े पुलिस अधिकारी भी थे। आपने किसी से पूछा कभी कि क्या मेरे कोई अधिकार हैं, मेरा कोई कानूनी हक है? मुझे नहीं पता रहता था कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। राजदूत होटल में लेकर के गए, वहाँ उन्होंने बहुत सारे तार वार बिछा दिए चद्दर के नीचे और उसके ऊपर चद्दर बिछाया, उस पर मुझे बिठा दिया, तमाम इंस्ट्रूमेंट कुछ खिड़कियों में लगा दिए। एक ऐसा टॉर्चर रूम वहाँ बनाया, इतना मारा कि मैं बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद वो लोग ऑफिसर मुझे एक शुश्रूषा हॉस्पिटल में लेकर के गए। वहाँ मुझे वेंटिलेटर पर रखा गया और जब मेरी रिपोर्ट आई तो उसमें लिखा था कि इनके मार लगने से इनके फेफड़े की झिल्ली फटी है और इसके कारण ये बेहोश हुई हैं और हमारे पूरे होंठ नीले पड़ गए थे, जैसे शरीर में ऑक्सीजन शायद बची ही नहीं थी, सांस बची ही नहीं थी। आपके रिश्तेदार होंगे, आपके वकील होंगे, क्या कोई पुलिस के दरवाजे पे नॉक करने के लिए नहीं आया? मैं बिल्कुल उनकी कस्टडी में थी पूरी तरह से। मुझे किसी से भी, ना तो मुझे कोई खबर दी जा रही थी, ना ही मेरी खबर बाहर जा रही थी। वो मुझे पूरी तरह से कैप्चर किए हुए थे। तो बाहर के किसी व्यक्ति से आपकी मुलाकात नहीं हुई? आपके परिवार वाले, आपके शिष्य, आपके गुरु? एक बार हेमंत करकरे के ऑफिस में बुलाया और उसको पीट रहे थे, शिष्य को। मुझे वहाँ लेकर के गए और मैंने जब उसको पिटते हुए देखा तो मुझे समझ में नहीं आया कि इसको क्यों पीट रहे हैं। उसको बहुत मारा, वो चिल्ला रहा था, चीख रहा था। फिर मुझे पास में लेकर के आया, बोले तुम इसको मारो, ये तुम्हारी गुरु है ना, इसको मारो तुम। तो बेल्ट उसको दिया और उससे कहा कि मारो। तो शिष्य है, कैसे स्वीकार करता। जब उसने मुझे नहीं मारा तो उसको पूरी तरह से पीट रहे थे। तो मैंने कहा तुम मारो मुझे तुम। तो एकदम से वो सन्न रह गया कि मैं कैसे, प्रश्नवाचक दृष्टि थी उसकी। मैंने कहा मारो मुझे, ये मेरा आदेश है। तो फिर उसने मुझे बेल्ट मारे। मैंने ऐसे हाथ कर दिए और वो बेल्ट चलाता रहा। तो ये लोग कहते और ज़ोर से मारो, और ज़ोर से मारो। जब शिष्य है, नहीं इतने प्रेशर से हाथ उठते, पावर नहीं लगता था, तो फिर वो बेल्ट पकड़े और उन्होंने फिर उसको मारा। हमें मारा कि ऐसे मारा जाता है और फिर उसको मारा कि मार। तो वो चिल्लाने लगा साहब मत करवाओ ऐसा, मेरी गुरु हैं, साहब छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। पर वहाँ दया नहीं होती। मैंने कहा देखो उसको तुम मत मारो, तुम्हें मारना है तो मुझे मारो। तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है ना तो मुझसे पूछो, उसे क्यों पीट रहे हो? जो कुछ भी बताऊंगी मैं बताऊंगी। उसको बचाने के लिए मेरे पास इससे ज़्यादा कोई और मार्ग नहीं था। 17 साल के बाद साध्वी प्रज्ञा बरी हैं। उन पर लगे हुए सारे आरोप झूठे निकले, लेकिन मालेगांव ब्लास्ट केस को हिंदू टेरर का केस बनाने के लिए महाराष्ट्र एटीएस ने न केवल साध्वी प्रज्ञा को गिरफ्तार किया, बल्कि भगवा आतंकवाद का पोस्टर गर्ल बना दिया। उन्हें यातनाएं दी गई, दिन दिन भर भूखा रखा जाता और फिर बेरहमी से पीटा जाता। महिला नहीं, पुरुष पुलिस वाले उनकी पिटाई करते, सिर्फ इसलिए कि वो डर जाएं, वो टूट जाएं। आरएसएस समेत दूसरे हिंदू संगठनों का गलत नाम ले लें, लेकिन साध्वी प्रज्ञा यातनाओं के सामने झुकी नहीं, सच्चाई पर अडिग रही और आज 17 साल बाद उन्हें इंसाफ मिला। मुझे बीच में बिठा के इतनी बुरी तरह से पीटा, क्रम से पीटते रहे। मैं आज नाम भी लूंगी,
पहले भी मैंने नाम लिया है, एक परमवीर सिंह, वो आए और उन्होंने एक इंस्पेक्टर से बेल्ट लेके कहा, तुम में ताकत नहीं है, कैसे तुम पुलिस वाले हो, खाते पीते नहीं हो क्या, ताकत नहीं है तुम लोगों में, और लाओ इसको तो मैं देखता हूँ। और फिर उन्होंने बेल्ट लिया और जितनी उनके अंदर ताकत थी वो पूरी उन्होंने हमारे ऊपर बरसाई। और जो लोग थे वो भी बेल्ट मुझे रेगुलर मारे जा रहे थे, पैरों में, हाथों में, और बस इसके अलावा मुझे तो कुछ होश ही नहीं था। एकाग्र थी कि मैं पिट रही हूँ और बस उस पीड़ा में ही थी, झंझना रही थी पूरी तरह से। और वो लोग लगातार मारते चले जा रहे थे। अकल्पनीय था, बिल्कुल अस्वाभाविक था, एक अप्राकृतिक था, असहनीय भी है किसी भी इंसान के लिए। लेकिन इस सब के दौरान आपका बाहर की दुनिया से कोई संपर्क नहीं था, किसी वकील से, किसी व्यक्ति से? नहीं, बिल्कुल नहीं था, किसी से भी कोई संपर्क नहीं था और गलती से वो होने भी नहीं देते थे। मैंने उनसे कहा तुम मार डालोगे मुझे, चलेगा, लेकिन मैं तुम्हारी कही हुई बातों को जो नहीं है मुझे ज्ञान में, मैं नहीं बोलूँगी। तो उसके बाद बहुत ज़्यादा पीटते थे दिन रात। उसमें बस इतना था कि मेरे पास शून्यता के अलावा कुछ नहीं था। एक लाल बाग के राजा की तस्वीर, कैलेंडर ऐसा लगा हुआ था, बस मैं उस कैलेंडर को ऐसे देखती रहती थी और मेरे ऊपर जो भी अत्याचार होते थे, गाली गलौज जो कुछ भी होता था, बस मेरा ध्यान वहाँ रहता था। बाकी तुम जो भी कहो कहते रहो, क्योंकि इतना असहनीय जो कुछ था, अगर मैं अपने ध्यान को उधर ले जाऊं या मैं उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लूं तो शायद मैं जिंदा ना बचूं। लेकिन ऐसे में पुलिस के पास और बहुत सारे हथियार होते हैं, पॉलीग्राफ टेस्ट कराना, ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराना। ये उन्होंने करवाए मेरे, पॉलीग्राफी टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, नार्को टेस्ट, ये सब टेस्ट 3-3 बार हुए मेरे। उन टेस्टों को करने के लिए भी ये मुझे गोपनीय तरीके से लेकर के जाते थे। ऐसे चेहरे पे कपड़ा उड़ा लेते थे, बुर्का उड़ा देते थे और उसके बाद ले जाते थे। तो मैंने उनको कहा कि मैं सन्यासी हूँ, काले बुर्के में मेरे ऊपर डाल मत देना, और तुम कितना भी कोशिश कर लो, तुम जो चाहते हो वो मैं नहीं करूँगी, क्योंकि तुम असत्य हो और कुछ तो बहुत बड़ा षड्यंत्र है। तो कहते थे मैं तुझे खत्म कर दूंगा, लेकिन पहले मेरा काम हो जाने दो। मैंने उसी बातचीत के दौरान एक लिखा, कुछ पंक्ति लिखी, मैं सन्यासी हूँ, मैं सन्यासी हूँ, इस आत्म तत्व को मिटा सके ना कोई, मैं वो अजर अमर अविनाशी हूँ, मैं सन्यासी हूँ। उन्होंने मुझे मिटाने का प्रयास किया। इतनी प्रताड़ना के बावजूद भी मैं उनसे एक ही बात कहती थी, मार लो, तुम पीट लो, तोड़ रहे हो तोड़ दो, लेकिन ध्यान रखना मैं सन्यासी हूँ, और इस आत्मा में जो मेरा ठाकुर विराजमान है, जो मेरी भारत माँ विराजमान है, जो मेरी राष्ट्रभक्ति है अंदर, वहाँ तक तो मैं तुम्हें पहुँचने भी नहीं दूंगी। क्या उन्होंने कोई आपको ऐसा रास्ता नहीं बताया, कोई प्रलोभन नहीं दिया कि आप स्वीकार कर लीजिए, मान लीजिए, हम आपको छोड़ देंगे, ये एक रास्ता? ये तो सरकारी काम है उनका, करते ही थे वो। उस समय तो ये सोच रहे थे कि मैं सबसे पहले इनको शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना से विक्षिप्त कर दूं, पागल कर दूं। और मानसिक प्रताड़ना यानी? मानसिक प्रताड़ना ये गाली गलौच और किसी से कुछ भी जोड़ देना, कुछ भी गंदा व्यवहार करना। मुझे क्या कहते हैं उसको, कुछ गंदी सीडी भी सुनवाई, पुरुषों को खड़ा करके गंदी सीडी सुनवाई। उसमें इतना गंदा कुछ थे शब्द, पहले तो मुझे समझ में नहीं आए, लेकिन फिर एक आध शब्द ऐसा लगा ये तो बहुत ही कुछ गंदा है, तो मैंने अपना ध्यान वहाँ से हटा लिया। तो उस समय मुझे बुलाया गया और वहाँ खड़ा कर दिया गया। तो मैंने उनसे कहा मुझे खड़े नहीं होते बन रहा है, मुझे बैठने दो। क्यों, मेरी शादी में आई है क्या, बैठेगी तू, खड़ी हो, सुन कौन है ये लोग, ये तेरे ऐसे बहुत अपशब्द, बहुत गंदे शब्द बोलते थे। और उसके बाद वो पूरी सीडी मुझे सुनवाई। किसी व्यक्ति ने उसमें कहा भी कि साहब इनको क्यों सुनवा रहे हो, ये सन्यासी हैं, माता जी हैं, इनको क्यों ऐसा सुनवा रहे हो, साहब हम लड़के हैं, हमें कह दो कुछ। तो उसको भी पीटा।
और लेकिन कभी आपने उनको कहा होगा कि आपके कुछ राइट्स हैं, कुछ अधिकार हैं, कुछ वकील को बुलाने का, बात करने का? वहाँ तो कुछ होता ही नहीं है। मेरा जो अरेस्ट मुझे दिखा दिया तो मुझे आतंकवादी घोषित कर दिया और इतना भयानक उसको रूप दे दिया इस बॉम्ब ब्लास्ट को, वो तो था, लेकिन मुझे मेरे ऊपर आरोप लगा करके इतना भयानक स्वरूप दे दिया कि जो मेरे पूर्व आश्रम के बहन और बहनोई थे उनको होटल में जगह नहीं दी किसी ने, और मिलने के लिए जाते तो ये लोग मिलने नहीं देते थे। आपने जो बताया ये सुनकर के किसी का भी दिल दहल जाएगा, लेकिन इतना टॉर्चर सहने का साहस कहाँ से आया? लाइन में आपको कहती हूँ, ना मैं ब्राह्मण ना मैं क्षत्रिय, ना मैं ब्राह्मण ना मैं क्षत्रिय, ना वैश्य शूद्र ना जाति हूँ, इदम राष्ट्राय इदन्नमम, मैं वो अच्युत शासी हूँ, मैं सन्यासी हूँ। बीजेपी भगवा आतंकवाद को लेकर कांग्रेस पर जोरदार अटैक करेगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए पूरा नैरेटिव सेट किया, अब उसे माफी मांगनी चाहिए। जिस प्रकार से कांग्रेस प्रणीत यूपीए सरकार ने भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, ये नैरेटिव सेट करने के लिए षड्यंत्र रचा और ये पूरा मालेगांव का केस तैयार किया, आज उसका पर्दाफाश हो गया है। कोर्ट ने सबूतों के आधार पर ये कितना खोखला था, ये कैसा षड्यंत्र था, ये किस प्रकार से रचा गया था, ये सारी चीजें सामने लाई हुई है। और एक प्रकार से केवल वोट की राजनीति के लिए अपनी वोट बैंक को और विशेष रूप से एक पर्टिकुलर धर्म की वोट बैंक को खुश करने के लिए जिस प्रकार से नैरेटिव लाने का प्रयास कांग्रेस ने किया था और तमाम भगवा और हिंदुओं को आतंकवादी ठहराने का जो काम कांग्रेस ने किया था, आज पूरा देश उसका धिक्कार कर रहा है और हम मांग करते हैं कि कांग्रेस ने माफी मांगनी चाहिए। विशेष रूप से ये हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद कहकर जो अपमान कांग्रेस ने तमाम भारतीयों का और हिंदू समाज का किया है, उसके लिए कांग्रेस माफी मांगे, ये हमारी मांग है। मॉनसून का ब्रेक फेल हो गया है। आधे हिंदुस्तान में जल प्रलय की स्थिति पैदा हो गई है। सड़कें दरिया बन गई है, कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं जमीन धंस रही है। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक, सिक्किम से लेकर राजस्थान तक बाढ़ और बारिश का कहर लगातार जारी है। जुलाई में जल प्रहार, कैलेंडर के हर दिन हाहाकार। पहाड़ में मूसलाधार दहाड़, चट्टानों का प्रचंड प्रहार। नदियों का रौद्र रूप, सैलाब में जिंदगी ट्रैप। जुलाई के पहले दिन से जारी जलतबाही की तस्वीरें 31वें दिन भी जारी है। पूरे एक महीने का ये कैलेंडर सैलाबी मंजर की चपेट में रहा। सैलाबी तबाही ने जुलाई में गदर मचाई है। देश के हर हिस्से से सिर्फ डरावनी तस्वीरें सामने आ रही हैं। सिक्किम में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते भूस्खलन का कहर जारी है। नॉर्थ सिक्किम के मंगन से तबाही की डराने वाली तस्वीरें सामने आई।
भारी भरकम पहाड़ का बड़ा हिस्सा अचानक तिनके की तरह टूटकर बिखर गया। मूसलाधार दहाड़ के चलते पूरा इलाका सहम गया। कुछ सेकंड के अंदर ही भारी भरकम पहाड़ मलबे के अंबार में तब्दील हो गया। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से चट्टानों का अटैक जारी है। पहाड़ तोड़ आफत ने रामोस तीस्ता ब्रिज को तहस नहस कर दिया है। सिक्किम में भारी बारिश ने कई जगहों पर भूस्खलन को ट्रिगर किया है। रामोम तीस्ता पुल के पास हाल ही में एक बड़ा भूस्खलन हुआ। इस इलाके के लिए ये ब्रिज सबसे अहम है, कनेक्ट करने का एकमात्र सड़क मार्ग है। रास्ता डैमेज होने के बाद अब लोगों में दहशत है। सिक्किम में आफत के पहाड़ टूटे हैं। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में सैलाबी आफत से जमीन दरक गई है। गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक में वेदर के बिगड़े मिजाज ने गदर मचाया। सोसाइटी के बेसमेंट में जल भराव के चलते मिट्टी धंस गई। गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक के ठीक सामने सुशांत इक्वा इंटीग्रेटेड सोसाइटी में सड़क की मिट्टी धंस जाने की वजह से एक बड़ा हादसा हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पूरी सड़क थी, लेकिन बीती रात हुई तेज बारिश की वजह से ये पूरी की पूरी मिट्टी धंस गई है। और जहाँ पे ये मिट्टी धंसी है, यहाँ पर ठीक इसी के ऊपर सोसाइटी के निवासियों के लिए पार्किंग अलॉट थी और इस अलॉटेड पार्किंग में लोगों ने अपनी गाड़ियां पार्क कर रखी थी। लेकिन देर रात हुए हादसे में 3 गाड़ियां अंदर चली गई, जबकि 3 से 4 स्कूटी यानी 2 व्हीलर भी मिट्टी के अंदर दब गए। तस्वीरों में अभी भी इस वक्त देख सकते हैं कि 2 2 व्हीलर अभी भी मलबे में दबे हुए हैं, जबकि 3 गाड़ियों को मलबे से बाहर निकाला जा चुका है। लेकिन हादसा कितना बड़ा था ये तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि कितने बड़े एरिया में जो मिट्टी का धसान हुआ है। इस तरीके से 3 गाड़ी जो कि ऊपर खड़ी थी, जो कि रोज की तरह वहां पे पार्क होती थी, लेकिन तेज बारिश की वजह से जो पूरा मिट्टी था वो मिट्टी अंदर धंस गया, चूंकि वहां पर बेसमेंट की खोदाई बिल्डर के द्वारा की गई थी। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस हालत में इस वक्त गाड़ी है। 1 बजे का हादसा है, जबकि काफी तेज बारिश हो रही थी और बारिश की वजह से ये गाड़ी अपने निर्धारित पार्किंग पे खड़ी थी और ठीक उसी जगह पर मिट्टी का जो खदान था वो ढहने लगा और धंस गया, जिसकी वजह से इस तरह से 3 गाड़ियां अंदर मिट्टी के अंदर दब गई, जबकि 4 से 5 2 व्हीलर भी बताए जा रहे हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं गाड़ी की हालत बता रही है कि कितना बड़ा हादसा था। खड़ी कई गाड़ियों की समाधि बन गई। पार्किंग का पूरा एरिया मलबे में दब गया। लग्जरी कारें मलबे के अंबार में तब्दील हो गई। क्रेन की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। देख लो, क्या ये आपका स्मार्ट सिटी है? क्या ये आपका स्मार्ट सिटी है? एक आम नागरिक जो अपना जीवन कोई गलत काम करके बिल्कुल एक अच्छे तरीके से गुजारना चाहता है, उसके लिए जीवन इतना कष्टपूर्ण हो गया है। एक मिडिल क्लास फैमिली का पूरा जीवन लग जाता है गाड़ी खरीदने में। ठीक है, 15-20 साल मेरे पापा ने नौकरी करके पैसे जोड़ जोड़ के पाई करके ये गाड़ी ली। ये गाड़ी 5 मिनट में बिल्कुल खत्म होगी। ठीक है, ना ही मैंने अभी अपने घर वालों को बताया। अब मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं अपने घर वालों से बात करूंगा, उनको कैसे फेस करूंगा, क्या करूंगा। ये रोड जो है इस पे पानी इतना भर जाता है 1-1 मीटर सारा। जीडीए को कम से कम 8-10 बार मीटिंग भी हो चुकी है, एप्लीकेशन लिख के दी जा चुकी है, डीएम को भी, यहाँ के एमपी को भी, एमएलए को भी, लेकिन किसी ने आज तक कोई एक्शन नहीं लिया है। और बिल्डरों की लापरवाही से सब हो रहा है। गार्ड वहाँ बैठा होता तो वो पहले स्कूटियाँ चलेंगी नीचे, तो वो पता इनके गार्ड भी नहीं रहते हैं, वो अंदर बैठते हैं, उन्हें लड़ो या कुछ भी बोलो सुनता नहीं पूरा मैनेजमेंट। और जो इनके जो बिल्डर हैं वो तो फिर है ही सुभान अल्लाह। तो क्या बोलते हैं, फिर हम जैसे हटाने के लिए आए इतने में धीरे धीरे 3 गाड़ियाँ नीचे चली गई। सबसे पहले ये गाड़ी गई थी रेड वाली, फिर मेरी गाड़ी और फिर भैया की गाड़ी हमारे सामने। अगर हम बैठते भी ना तो फिर वो हम भी साथ में नीचे गिर जाते। राजस्थान के सीकर में इस वक्त हालात खराब नजर आ रहे हैं। 24 घंटे से लगातार बारिश ने पूरे जिले में कोहराम मचा दिया। सीकर शहर में जलभराव के चलते नवलगढ़ पुलिया पर आवाजाही थम गई।
सीकर के फतेहपुर में बस स्टैंड डूब गया, 4 फीट तक पानी भर गया। सड़क पर जल सैलाब के चलते दिल्ली रूट की बस ट्रैप हो गई। बस में 25 से ज्यादा मुसाफिर सवार थे, जिनकी जान पर बन आई। सैलाबी आफत के चलते पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। फंसे लोगों को निकालने के लिए ट्रैक्टर और जेसीबी की मदद से रेस्क्यू चलाया गया। सभी लोगों को सुरक्षित निकाला गया। सीकर के पाटन एरिया में सबसे ज्यादा करीब 165 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। संगम नगरी की ये तस्वीरें डराने वाली हैं। कुछ महीने पहले जो इलाका टेंट सिटी के तौर पर लोकेट हो रहा था, वो इस वक्त सैलाब की चपेट में है। पानी भरने से पूरा इलाका टापू में तब्दील नजर आ रहा है। सड़कों पर नाव चल रही है, गाड़ी की रफ्तार थम चुकी है। गंगा यमुना का जलस्तर एक लेवल पर आ गया है। झूसी के 15 गांव शहर से कट गए हैं। आने जाने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया बचा है। समस्याएं तो देख रहे हैं आप लोग, खुद ही पानी भरा है। आने जाने के लिए यही सुविधा एक साधन है, नहीं तो बाकी और कोई रास्ता ही नहीं है। वहाँ कितने गांव है उस पार? उस पार लमसम है 15-20 गांव हैं जो बाढ़ की चपेट में आते जाते हैं लोग। गाँव से आते जाते हैं, जब लग जाती है बाढ़ होता है, और उसके बाद गांव तो 5-6 गाँव है, 5-6 समस्या। दूध वाले हैं, सर पे फिल्टर लेके निकलते हैं पानी से बाहर, और बच्चे हैं, अगर समय से वोट नहीं गया तो स्कूल जाने में लेट हो जाते हैं। और जैसे रात वगैरह में कोई दिक्कत हुआ, परेशानी हुआ तो बहुत दिक्कत झेलना पड़ता है। वो लोग बहुत चक्कर काट के जाते हैं। अब कर्नाटक के हावेरी का ये वीडियो देखिए। तुंगभद्रा नदी के प्रचंड प्रहार में एक महिला की जान अटक गई है। नदी के बीचों बीच झाड़ियों के सहारे महिला घंटों तक फंसी रही, जान बचाने की गुहार लगाती रही। सूचना पर रेस्क्यू टीम ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया। मोटर बोट के सहारे महिला को निकालने के लिए टीम स्पॉट पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार महिला को सुरक्षित निकाल लिया गया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में नदी के बीच स्कूली बच्चों की बस फंस गई। बस में 30 बच्चे सवार थे। पुलिया के बीचों बीच 6 से 7 फीट पानी भरने के चलते बस बंद हो गई।